नमस्कार, न्यूज रूम से खबरों के साथ मैं हूं अलीम अतहर। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करेंगे सबसे पहले बिहार में जातीय जनगणना की खबर से, जिसकी शुरुआत आज पटना से हो गई है। पटना में इसकी शुरुआत डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर ने की है। आपको बता दें कि बिहार सरकार ये जातीय जनगणना अपने खर्चे से करा रही है। जनगणना कर्मी फॉर्मेट के साथ मकान तक पहुंच रहे हैं और सबसे पहले मकान का नंबरीकरण कर रहे हैं। इसके बाद परिवार से मिलकर जानकारी ले रहे हैं। जातीय जनगणना पर बिहार सरकार करीब 500 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। पटना से शुरू हुई जातीय जनगणना का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता रवि एस नारायण ने। आज से बिहार में जातीय जनगणना की शुरुआत हो रही है और पटना की बात करें तो पटना में ये पहली शुरुआत जो है जो जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह है खुद अपने अगुवाई में यहाँ पे शुरुआत हो रही है बैंक रोड से। और जो तमाम कर्मी हैं उनके साथ जो जनगणना कर्मी हैं वो भी साथ में चल रहे हैं। और सर एक बात हम आपको दिखाएंगे कि ये जो जनगणना का ये जो पूरी सूची है, जो फॉर्मेट है, यहाँ पे बिहार जातीय जनगणना 2022 जो है वहाँ लिखा गया और तमाम इसमें जानकारियाँ जो है वो इसमें भरनी है। इसको कैसे आप लोग कर रहे हैं? सर हम लोग पहले चरण की भी गणना कर रहे हैं, जो जातीय आधारित गणना है। उसके बाद हम द्वितीय चरण भी करेंगे, जो कि 1 अप्रैल से शुरू होगी। अभी हम इसकी बात करते हैं तो इसमें हमें 10 कॉलम दिया गया है और इस 10 कॉलम को हमें भवन में जाकर के, घर में जाकर के उनके मुखिया से जानकारी जुटानी है और हमें फॉर्मेट भरना है। उसके बाद हम अपने उच्च अधिकारी जी पहले हम नंबरिंग करेंगे, उसके बाद ये सारा फॉर्मेट भरेंगे। और ये जो पन्ना है, जो अंतिम पन्ना जो है ये बनाया हुआ है, उसमें ये नजरी नक्शा का पन्ना है। जो एरिया मुझे अलॉट हुआ है उसका मैं इसमें नजरी नक्शा बनाऊंगी। उसी के नक्शा में क्या क्या शामिल करना है? नजरी नक्शा में जो भी मुझे नजर आ रहा है, जहां से मैं उत्तर पश्चिम दिशा से जो मैं शुरू कर रही हूं अपने भवन की गणना, वहां से मुझे जो भी नजर आएगा मेरे एरिया में, वो मुझे आवासीय है, गैर आवासीय है, कोई परित जमीन है, कुछ भी है, वो मुझे सारा कुछ इसमें दर्शाना है। तो देखिए ये शुरुआत हो रही है, जिलाधिकारी हमारे साथ है। सर एक बड़ी मुहिम की शुरुआत यहाँ से आज हो रही है, उसमें क्या क्या खासा ध्यान दिया जा रहा है? ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है और इसका पूरी तैयारी हम लोगों ने किया है। लगभग 3 महीने से हम लोग तैयारी में लगे थे। सभी कर्मियों का प्रशिक्षण, उनका चयन और उसके बाद उनको अब आज फील्ड में उतारा गया है। आज से वो लोग कार्य करेंगे। ये चूंकि बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, इसलिए सभी कर्मियों को स्पष्ट होना और जितने फॉर्मेट में कॉलम्स हैं उसके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आम लोग भी प्रश्न करेंगे, आम लोगों की भी परीक्षा होगी तो उनको संतुष्ट करना। इसलिए पूरी तैयारी के साथ आज हम लोगों ने शुरू किया है इसको वार्ड नंबर 27 में यहाँ नगर निगम के। और ये ईबी नंबर हमारा जो है जो यहाँ से शुरू हो रहा है बैंक रोड में, वहाँ से शुरू करके और इसका भवन नंबर भी लोग लिख रहे हैं, यहाँ से आज शुरू कर रहे हैं। पहले चरण में हम लोगों को मकानों की गणना करनी है, परिवार की गणना करनी है और उसके बाद सेकंड फेज में हम लोग उसमें आएंगे तो बाकी जो 26 प्रकार की जानकारी है उसको प्राप्त करेंगे। तो ये देखिए दूसरे चरण में 26 प्रकार की जानकारी शुरू, और यहाँ पे देखिए मकान का जो संख्या है वो लिखना शुरू हो गई है। ये पहला नंबर जो आप देख रहे हैं मकान पे यहाँ पे दिया गया 01, ये पहली जो गणना है वो यहाँ से शुरुआत हो रही है। और ये मकान नंबर पहला में तमाम जो कर्मी हैं वो यहाँ से निकल करके जा रहे हैं और घरों तक, हर घर में डोर में ये जाकर के नॉक करते हैं और नॉक करने के बाद वो तमाम जो जानकारियां हैं कि मकान में कौन रहता है, इसके मालिक कौन है, परिवारों की संख्या कितनी है, यहाँ पे रहते हैं स्थायी रूप से या नहीं, तमाम जो जानकारियां हैं उसमें शामिल कर रहे हैं। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने इस जातीय जनगणना को ऐतिहासिक बताया है और कहा है कि इससे विकास की योजनाओं की रूपरेखा तैयार करने में काफी मदद मिलेगी। बहुत ही ऐतिहासिक काम की शुरुआत आज होने जा रही है और आप लोग तो जान ही रहे, इसका निर्णय जो है बहुत पहले हो गया था और हम लोगों का, आदरणीय लालू जी का ये पहले से ही मांग रहा है, जिसको लेकर के हम लोग सड़क पर भी उतरे थे और इसका नाम दिया गया है कास्ट बेस्ड सर्वे। और एक एक चीज़ की जानकारी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बताया ही है, सारी बातें विस्तार रूप से, कि इसको एक एक चीज़ उपजाति से लेकर के हर चीज़ और आर्थिक चीज़ को भी इसमें जो है जोड़ा जा रहा है। और इससे हम लोगों के पास सही साइंटिफिक डेटा होगा तो हम लोग उसी हिसाब से बजट का स्वरूप बनेगा, उसी हिसाब से कल्याणकारी योजनाएं बनेंगी।
और रुक करते हैं इस वक्त एक बड़ी खबर की। बगान से बड़ी खबर आ रही है जहां पर वन कर्मियों पर हमला हुआ है। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने वन कर्मियों पर हमला बोल दिया है, जिसमें वन रक्षी और वन कर्मी घायल हुए हैं। छापेमारी करने के लिए यह टीम गई हुई थी और उसी दौरान वन कर्मियों पर हमला किया गया है। गनौली वन क्षेत्र के सखवनवा गांव की यह घटना बताई जा रही है। आपको बता दें कि सखवनवा गांव में एक घर में जंगल के पेड़ से लकड़ी को काटकर उसका इस्तेमाल किया जा रहा था, फर्नीचर बनाया जा रहा था। वन विभाग की टीम ने 2 अलमीरा 2 पलंग को जब्त किया है। कई और फर्नीचर को भी यहां पर जब्त किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें बगहा से, जहां पर वन कर्मियों की टीम पर हमला किया गया है। छापेमारी करने के लिए यह टीम गई हुई थी और उसी दौरान हमला किया गया है। ग्रामीणों के हमले में वन रक्षी और वन कर्मी घायल हुए हैं। मुन्ना राज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुन्ना, क्या कुछ जानकारी है? जी, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगल के किनारे सखवनवा गांव है, जहां पे जंगल से पेड़ काटकर फर्नीचर बनाने की सूचना पर जब वन विभाग की टीम वहां पहुंचती है, अचानक ग्रामीणों की तरफ से हमला कर दिया जाता है, जिसमें फिलहाल 3 लोगों के घायल होने की बात बताई जा रही है। और डीएफओ से जो मेरी बातचीत हुई है, डीएफओ ने पुष्टि किया है कि 3 कर्मचारी घायल हुए हैं और जो लोग भी इसमें शामिल हैं उन तथ्यों की पहचान कर वाल्मीकिनगर थाने में प्राथमिकी दर्ज करने की कवायद चल रही है। और डीएफओ ने यह भी बताया है कि जंगल से पेड़ काटने की पुष्टि हुई है और जंगल से जब पेड़ की कटाई करके अवैध रूप से जब फर्नीचर बनाया जा रहा था, अचानक 3 रेंज की टीम पहुंचती है और अचानक सैकड़ों की संख्या में वहां ग्रामीण एकजुट हो जाते हैं और वन विभाग की टीम पर हमला कर देते हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया मुन्ना राज आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और अगली खबर का रुख करते हैं। बिहार में शराबबंदी को सफल बनाने के लिए उत्पाद विभाग की टीम लगातार लगी हुई है। इसके लिए जब्त शराब को अब नष्ट किया जा रहा है। दरअसल उत्पाद विभाग की टीम छापेमारी करती है और इस छापेमारी में जो भी शराब मिलती है उसे नष्ट किया जाता है। आपको बता दें कि गोपालगंज में करोड़ों की जब्त शराब पर बुलडोजर चला। 3 जगहों पर मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में 31,550 लीटर से ज्यादा देसी और विदेशी शराब को नष्ट किया गया। हथुआ के सबिया हवाई अड्डा और यूपी बिहार के बलतरी चेकपोस्ट के अलावा मोहम्मदपुर थाना परिसर में एक साथ जेसीबी चलवाकर शराब की बोतलों को नष्ट किया गया। फिर जमीन में गड्ढा खोदकर शराब की खाली बोतलों को जमींदोज किया गया। टीम ने, उत्पाद विभाग एवं पुलिस की टीम ने ज़बरदस्त कार्रवाई की है, जिसका परिणाम यह है कि शराब की रिकवरी अब बहुत घट गई है। खास करके दियारा इलाके में लोग चोरी छुपे करने का प्रयास करते हैं। हम लोग सभी पे नज़र बनाए हुए हैं, हमारी टीम नज़र बनाए हुई है। खास करके हमारे सूचक हैं, जो सूचना देने वाले हैं, वो भी इस क्षेत्र में है और ड्रोन कैमरा से भी हम लोग निगरानी करके, बोट से भी निगरानी करके लोगों पर कार्रवाई कर रहे हैं। और कैमूर के मोहनिया में भी जब्त शराब को नष्ट किया गया। यहां पर भी करीब प्रशासन ने 50 लाख की शराब पर बुलडोजर चलाया और उस शराब को नष्ट कर दिया गया, जो शराब तस्करों से जब्त किया गया था। करीब 6000 लीटर जब्त शराब को बुलडोजर चलाकर नष्ट किया गया, जिसकी कीमत करीब 50 लाख रुपए आंकी गई है। दरअसल कैमूर के मोहनिया थाना के कुल 18 कांडों में 6000 लीटर शराब को जब्त किया गया था। जब्त शराब को मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में नष्ट किया गया। और अगली खबर आपको बता दें कि बेतिया से आ रही है, जहां पर एसएसबी की बस की टक्कर हो गई, जिसमें करीब 6 एसएसबी के जवान घायल हो गए। आपको बता दें कि यह बस की टक्कर ट्रक से हुई है। 6 जवान जिसमें गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में ट्रक का चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि घने कोहरे की वजह से यह हादसा हुआ है। हादसे के बाद शिकारपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई है और सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी जवानों की स्थिति फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है। एसएसबी का जवान कहीं जा रहे थे और उधर से ट्रक आ रही थी, टक्कर हुई है। स्थिति नियंत्रण में है, सब कुछ ठीक है। जवानों को भेजा गया है हॉस्पिटल, बाकी आगे की कार्रवाई की जाए। और
अगली खबर सीतामढ़ी से है, जहां पर आपको बता दें कि तेंदुए ने एक महिला पर हमला कर दिया था और इस हमले में वो महिला बुरी तरह से जख्मी हो गई थी, जिसे फिलहाल इलाज के लिए एसकेएमसीएच में भर्ती कराया गया है। सीतामढ़ी के रीगा के रमनगरा में सुनीता देवी और कुमकुम देवी पर तेंदुए ने उस वक्त हमला कर दिया था जब वो खेत में काम कर रही थी। गंभीर हालत में उसे सीतामढ़ी के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसके बाद घायलों को मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच रेफर किया गया, जहां घायल सुनीता देवी और कुमकुम देवी का इलाज चल रहा है। आग ने झपटा मारा और ये गिर गई, इसको यानी बाहू टूट गया, घाव सब यानी मांस का लोथरा लेखा निकाल दिया। कहाँ ले गए थे इलाज कराने के लिए? ले गए थे सीतामढ़ी सदर अस्पताल में। तो वहाँ से फिर कहाँ भेजा गया? फिर रेफर कर एसकेएमसीएच में भेजा गया। बाघ हमरा नोच लेलक हाथ में, चेहरा बचावे के कारण में मुंह पर हाथ धैले, बाघ मुँह में हाथ चल गए, नस फस सब फाड़ दे चिर दे रहे, बहुत दर्द होइया, हाथ से हम बेकामिज हो गए। मुंगेर में एक वीडियो वायरल हो रहा है और यह वीडियो यहां पर बन रहे सड़क की गुणवत्ता पर सवाल उठा रहा है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि रात में सड़क बनी और सुबह ग्रामीण जाते हैं और हाथों से उस सड़क को उखाड़ देते हैं। कार्य विभाग 2 खड़गपुर तारा डिवीजन की ओर से तेलियाडी पंचायत के पहाड़पुर में से लोची तक 90 लाख की लागत से सड़क निर्माण किया गया था और ग्रामीणों का कहना है कि रात में सड़क बनी और सुबह हाथ से हटाने पर पूरी तरह से सड़क उखड़ रही है। ग्रामीणों ने सड़क निर्माण में शुरू से ही अनियमितता का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने इसकी उच्च स्तरीय जांच की भी मांग की है। वहीं मामला तूल पकड़ने लगा तो उसके बाद सहायक अभियंता मौके पर पहुंचे और उनको भी लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। सहायक अभियंता ने ठेकेदार की पेमेंट रोकने के साथ दोबारा सड़क निर्माण का भरोसा दिया है। काला कर दिया गया है और कोई भी जीएसबी नहीं दिया गया है। सिर्फ मिट्टी पर जो है, सिर्फ मिट्टी पर जो है ये जो है तेल और पानी का मिश्रण मार दिया गया है, सिर्फ काला कर दिया गया है। और ये देखा जाए ये जो है रात में काम किया गया है पहाड़पुर खेमा के पास, ठीक है, बीच सड़क का। देखिए कितना खराब बनाया गया है इसको। इसमें कहीं अलकतरा का निशान ही नहीं है और हाफ इंची भी अलकतरा नहीं दिया गया है इसमें। सिर्फ छर्री बिछा दिया गया है और ना ही रोड अपने लेवल में आया है, कुछ नहीं है, हाथ से ही सड़क उखड़ जाता है। देखिए ये क्या है, कुछ भी नहीं है, खुलेआम डाका डाला जा रहा है, जिसका हम कड़ा विरोध करते हैं। अब आप बताइए किसके अनुमति से? कोई बात नहीं, बताइए, आप अपना इन्फॉर्मेशन दीजिए। आज विभागीय बिना अनुमति के काम कर दिए हैं रात में। ये इनको जितना इसमें हम लोग किसी तरह का पेमेंट इनको करने जा रहे हैं नहीं, दोबारा हम लोग काम करवाएंगे इस पे। लोची पहाड़पुर मुख्य मार्ग है ना? जी 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 जी। तो कहीं सड़क में अनियमितता के आरोप लग रहे हैं। तो आपको बता दें कि दानापुर के बेटा में किसानों ने खाद की कालाबाजारी का आरोप लगाते हुए यहां पर जमकर हंगामा किया है। दरअसल बिहार में किसान खाद की किल्लत से परेशान हैं, लेकिन अब बेटा में किसान खाद की कालाबाजारी का आरोप लगा रहे हैं। बेटा स्थित प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र पर किसानों में खाद के लिए मारामारी मची है। कड़ाके की ठंड में किसान सुबह से ही लाइन में लगे हैं, लेकिन खाद नहीं मिल पा रहा है, लिहाजा किसान हंगामा कर रहे हैं। किसानों का आरोप है कि खाद दुकानदार अंदर ही अंदर खाद की कालाबाजारी कर रहे हैं और किसानों को खाद नहीं दिया जा रहा है। किसानों को बिस्कोमान केंद्र से भी पर्याप्त सहायता नहीं मिल रही है, जिससे किसान काफी परेशान हैं। सुबह 8 बजे से कैसे दे रहा खाद? अभी मालूम नहीं है जी, बाकी जहाँ बिक रहा है वहीं 500 रुपया बोरा। ऐजा नहीं मिल रहा है। काहे नहीं मिल रहा है? क्या बोल रहा है? आप किसान हम चाहे ऐसा क्या जान रहे हैं? खाद ले हमने नहीं मिला किसी को, नहीं मिला है। काहे ला लगल है? खाद नहीं मिल रहा है। कहाँ से है? गोकुलपुर से। डेली इसी भी रहता है। खाद नहीं मिल रहा है।
और अगली खबर किशनगंज से है, जहां पर चाय के बागान में तेंदुए को बच्चे को देखा गया। आपको बता दें कि तेंदुआ के बच्चे को देखे जाने के बाद से यहां पर लोग काफी परेशान हैं। चाय के बागान में काम बंद करा दिया गया है। मुनि चाय बागान में दिखे तेंदुआ के बच्चे। किशनगंज से सटा हुआ है चाय का बागान और वन विभाग ने अलर्ट जारी किया है। तो किशनगंज से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर चाय बागान में तेंदुआ के बच्चे दिखे हैं और इसके बाद चाय के बागान में काम को बंद करा दिया गया है। मुनि चाय बागान में ये तेंदुआ के बच्चे देखे गए हैं। आपको बता दें कि किशनगंज से सटा है ये चाय का बागान। फिलहाल वन विभाग ने अलर्ट जारी किया है। और अगली खबर बक्सर से है, जहां पर क्रूज से सैलानी पहुंचे हैं और बक्सर के ऐतिहासिक स्थलों का निरीक्षण कर रहे हैं, ऐतिहासिक स्थलों को देखने के लिए जा रहे हैं। आपको बता दें कि यह क्रूज वाराणसी तक जाएगी और इस क्रूज से सैलानी अब बक्सर पहुंचे हुए हैं। विदेशी सैलानियों ने बक्सर के ऐतिहासिक कतकौली लड़ाई मैदान का भ्रमण किया, जहां सन 1764 में मेजर हेक्टर मुनरो और अवध के नवाब सुजाउद्दौला के बीच लड़ाई हुई थी, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी, जिसके बाद अंग्रेजों ने बिहार के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। कतकौली युद्ध मैदान से और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता पुष्पराज। तमाम सैलानी जो हैं वो बक्सर के कतकौली मैदान पहुंचे हैं युद्ध स्थली को देखने के लिए। आप देख सकते हैं कि ये सैलानियों का जत्था है जो बक्सर के कतकौली पहुंचा है और ये युद्ध स्थली है जहां पर 1764 में युद्ध हुआ था। मेजर हेक्टर मुनरो और अवध के नवाब सिराजुद्दौला और मीर कासिम के बीच युद्ध हुआ था और इस युद्ध स्थली को देखने के लिए जो तमाम सैलानी हैं ये यहाँ पहुँचे हुए हैं, जहाँ अंग्रेज़ों की जीत हुई थी सन 1764 में। उस स्थलों को देख करके ये जो तमाम सैलानी हैं यहाँ इस स्थल का ये लोग भ्रमण कर रहे हैं और इन सैलानियों के साथ बक्सर जिला प्रशासन की टीम भी है। इन्हें अब इसके बाद ये लोग जो बक्सर में अन्य भी जो कई धार्मिक स्थल हैं वहाँ जाएंगे और उन स्थलों को भी वो भ्रमण करेंगे। पुष्पराज, न्यूज़ 18 बक्सर। गोड्डा के नवोदय विद्यालय में एक छात्र की मौत हो गई थी और इसको लेकर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। खुलासा ये किया गया है पुलिस की तरफ से कि इस छात्र की मौत कोई दुर्घटना नहीं थी, बल्कि ये एक हत्या थी। स्कूल में पढ़ने वाले 12वीं के छात्र को छात्रों ने ही पीटकर हत्या कर दी थी। बताया गया है कि 31 दिसंबर की रात में हॉस्टल के बाहर अमन नाम का एक लड़का शराब के नशे में हंगामा कर रहा था और मना करने के बावजूद जब वो नहीं माना तो 12वीं कक्षा के 2 बच्चों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। जबकि स्कूल प्रबंधन दावा कर रहा था कि तबीयत बिगड़ने की वजह से बाथरूम में गिरने से उसकी मौत हुई थी, लेकिन मृतक के शरीर पर चोट के निशान ने मामले को संदेहास्पद बना दिया था। वह लड़का शराब के नशा में होकर हो हल्ला मचा रहा था, जिसके कारण जो 2 नाबालिग किशोर, इसको निरुद्ध किया गया है, नाम नहीं लिया जा सकता है। गए उसको मना किया लेकिन वो नहीं माना, तो लोग लात घुसा फैट से मारपीट किया। फिर वहाँ एक प्लास्टिक के जार में पानी रखा हुआ था तो उसके शरीर पर वो लोग डाल दिए और डालने के बाद फिर उस जार से भी मारपीट किया। इसके बाद उसकी स्थिति खराब होने लगी तो फिर हॉस्पिटल के स्टाफ को और हाउस मास्टर को खबर किया गया और अस्पताल लाते समय उसकी मृत्यु हो गई। और अब बात बिहार के कई जिलों में ठंड के प्रचंड प्रहार की करते हैं। बात अगर हम नवादा की करें तो यहां पर ठंड का कहर जारी है और ठंड और कोहरे ने आम जनजीवन को अस्त व्यस्त करके रख दिया है। रफ्तार पर पूरी तरह से ब्रेक लग गया है। आपको बता दें कि सड़कों पर गाड़ियां रेंग रही हैं और यहां पर लोगों को किस किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, हमारे संवाददाता अनिल विशाल ने इसका जायजा लिया है। नवादा में इन दिनों पछुआ हवा के कारण कनकनी में इजाफा हुआ है और बढ़ती सर्दी के कारण लोगों का जीना मुहाल भी हो गया है। और इस वक्त हम तस्वीर के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से कोहरे ने पूरे इलाके को अपने आगोश में लिया है। इस वक्त हम तस्वीर आपको नवादा बाईपास का दिखा रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं कि वाहनों की रफ्तार जो है वो
कम हो गई है और दिन में भी लोग हेडलाइट्स ऑन करके सड़कों पर चल रहे हैं, क्योंकि विजिबिलिटी इस वक्त बेहद कम है। और जो मौसम का जो पूर्वानुमान जो है उसके अनुरूप ही आज वातावरण मौसम जो है वो देखने को मिल रहा है। वेदर फोरकास्ट के अनुसार आज भी हवाएं जो है तेज़ी से चल रही है और आज भी पारा जो है सिंगल डिजिट में ही रिकॉर्ड किया गया है। इस वक्त आमतौर पे अमूमन डेली काम करने वाले जो लोग जो है वही केवल निकल रहे हैं, क्योंकि जिन्हें बेहद ही ज़रूरी काम हो रहे हैं वही इस वक्त निकल रहे हैं। इस वक्त यहाँ पे कुछ ट्रक ड्राइवर्स हैं, हम उनसे हम जानते हैं क्या कैसा कुछ ठंडाई होती है? नहीं, ठंडा तो है ही है, बहुत ठंडा है। आने जाने में दिक्कत हो रहा है क्या? हाँ, दिक्कत तो है ही है। कैसा कुहासा क्या स्थिति है? कुहासा तो 2 दिन से आप पहले बहुत था कुहासा, अब तो थोड़ा कमा है, अभी बहुत ठंडी है। अभी कैसा? अभी तो है, अभी तो भी ठंडी है, कनकनी है। गाड़ी लेके नहीं जा पा रहे हैं। नहीं सकते हैं कि दिन में भी जो ट्रक और जो वाहन जो एनएच पे आ रहे हैं वो अपने अपने हेडलाइट्स को ऑन करके आ रहे हैं, क्योंकि विजिबिलिटी जो बेहद कम है और यही कारण है कि लोग दिन में भी हेडलाइट जला कर आ रहे हैं। कुछ लोग हैं यहाँ पे, हम उनसे हम जानते हैं क्या कैसा ठंडा कैसा है? बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है। तो कुहासा से दिक्कत हो रहा है? हाँ, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, अंधेरा सब लग रहा है। गाड़ी चलाने में दिक्कत हो रही है? हाँ, दिक्कत बहुत तो हो रहा है। और भागलपुर में भी ठंड का कहर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि यहां पर बर्फीली हवा ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। हालात ये हैं कि लोग अपने घरों से निकलने में डर रहे हैं। लोग बहुत ही जरूरत पड़ने पर अपने घर से बाहर निकल रहे हैं। जाहिर सी बात है कि इसका असर सफर करने वालों के जीवन पर काफी ज्यादा पड़ रहा है। यहां ठंड के बारे में बता रहे हैं संवाददाता विकास कुमार। भागलपुर में ठंड प्रचंड है। लगातार चल रही तेज पछुआ हवा ने कनकनी बढ़ा दी है और इसका सीधा असर आम जनजीवन पर देखने के लिए पड़ रहा है। इस वक्त मैं कोयला डिपो बस स्टैंड में हूं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से जो बसें हैं सारी की सारी बसें खाली है। टिकट कंडक्टर यात्री के इंतजार में हैं। यात्री बस स्टैंड पहुंच नहीं रहे हैं। ठंड की वजह से लोग अपने घरों से निकलने से परहेज कर रहे हैं। टिकट कंडक्टर जो है वो यात्री के इंतजार में है। टिकट की बिक्री अभी तक नहीं हो पाई है। अमूमन जो है टिकट की बिक्री होती थी, यात्रियों की भीड़ होती थी, लेकिन कोयला डिपो बस स्टैंड में यात्रियों का अभाव है और कहीं ना कहीं पूरी तरह से जो बसें हैं वो खाली हैं। क्या असर पड़ा है? अब तक कितने टिकट की बिक्री हो जाती थी आप लोगों की? अभी सुबह 6 बजे से हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ, अभी तक एक भी टिकट नहीं कटा है और शाम तक में बहुत ही मतलब निम्न मात्रा में पैसेंजर आते हैं। शाम तक गाड़ी की स्थिति बहुत दयनीय है। यह ठंड का असर है जो कि आम जनजीवन के साथ साथ जो कामगार हैं, जो व्यवसाय हैं, उन पर पड़ा है और खासकर बस स्टैंड जो है वो कोयला डिपो बस स्टैंड यहाँ अमूमन यात्रियों से भरा पड़ा रहता था, लेकिन ठंड की वजह से पूरी की पूरी बसें खाली है और बस स्टैंड में यात्री कम पहुँच रहे हैं। वहीं मौसम विभाग की माने तो जिले में अभी ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है और पछुआ हवा 14 जनवरी तक कमोवेश चलती रहेगी। विकास कुमार सिंह, न्यूज 18, भागलपुर। और करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। बिहार में मौसम विभाग ने ठंड को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। अगले 24 घंटे के लिए यह अलर्ट जारी किया गया है। 13 जिलों में सीवियर कोल्ड डे की स्थिति बनी रहेगी। 25 जिलों में कोल्ड डे की स्थिति बनी रहेगी। घना कोहरा छाए रहने का अनुमान भी जताया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। ठंड को लेकर यह अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। अगले 24 घंटे के लिए यह अलर्ट है, यानी कि बिहार को अभी ठंड से राहत नहीं मिलने जा रहा है। 13 जिलों में सीवियर कोल्ड डे की स्थिति बताई जा रही है, यानी कि ठंड और ज्यादा प्रचंड होगी। 25 जिलों में कोल्ड डे की स्थिति बनी रहेगी और इसी दौरान घना कोहरा छाए रहने का भी अनुमान है, यानी कि अभी भी सड़कों पर रफ्तार पर ब्रेक लगी रहेगी। गाड़ी चलाने वालों को दिक्कत होगी और सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि ना तो ठंड और ना ही कोहरे से अगले 24 घंटे में राहत मिलने जा रही है। और न्यूज रूम से इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।